चीफ सेक्रेटरी पंजाब जायद अख्तर जमान से मिलने GOR1 में वाकया उनकी सरकारी रिहाइशगाह पहुंचे। इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। घर के अंदर उनका एक सब ऑफिस है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इंतज़ामी सरबराह होता है। 13 करोड़ की आबादी के इतने ज़्यादा महकमों को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उनकी पॉलिसी देना, ये आम बंदे का काम तो नहीं लगता। तो क्या आप माफूकुल फितरत है? नहीं बड़ाई साहब, ये पूरा एक निज़ाम है जिसके अंदर सेक्रेटरीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, DC हैं, तो बहुत सारा निज़ाम तो स्ट्रीमलाइंड है। उसमें जब मसाइल आते हैं तो डेफिनेटली वो इस लेवल पे काम आता है और काम काफ़ी ज़्यादा है। और आपने कुछ अरसे बाद आप फील करना शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं बर्न आउट हो रहा हूँ। कितने घंटे काम करते हैं? देखें ना, अभी हमारा 8:45 बजे यहाँ पे मेरा स्टाफ आ जाता है सुबह। तो यहाँ पे 15-20 मिनट हम पहले कैचअप करके फिर हम दफ्तर चले जाते हैं। तो 9 बजे तकरीबन मैं दफ्तर पहुँच जाता हूँ। उसके बाद 4 बजे मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग्स चीफ मिनिस्टर की शुरू हो जाती हैं और वो तो आपके सामने ही है कि वो फिर रात को 10-11 बजे तक चलती हैं। 14-16 घंटे काम करते हैं। डेली काम करना पड़ता है, वरना बहुत सारी चीज़ें स्टक हो जाती हैं। हमारे यहाँ अक्सर शिकायत की जाती है कि जो फाइलें हैं वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाकर रुक जाती हैं। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ आम तौर पर फाइल निकलने में कितना वक्त लगता है? मैं ये कंप्यूटर के अंदर सारी फाइल्स पड़ी हैं, रास्ते में निकाल देता हूँ, रात को निकाल देता हूँ, सुबह निकाल देता हूँ। तो मैक्सिमम जो मेरी पेंडेंसी होती है वो 1 दिन की होती है या 1.5 दिन की होती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मशहूर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाइल पर बड़ी अच्छी नोटिंग किया करते थे। क्या आजकल भी कोई रिवाज है कि फाइल पर नोट लिखे जाएं? ये सब बहुत मजबूरी हो गई है। मैं आपको बताऊं कि अब अच्छी नोटिंग के अलावा एक और नोटिंग भी चल पड़ी है जो ओवर द पीरियड, स्पेशली ये नैब और ये अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं, तो लोग फाइलों को बड़ी गौर से पढ़ते हैं और वो फिर ये भी कोशिश करते हैं कि कोई एरिया अनकवर्ड ना रह जाए। तो कुछ इतराज़ात भी आते हैं जिससे पॉलिटिशियन तंग भी होते हैं। चीफ मिनिस्टर हमारे भी कई दफ़ा कहते हैं कि काम रुक रहा है, लेकिन लोग मेहनत करते हैं और बड़ी अच्छी तरह हर मामले को पूरी तरह हर एंगल को देख के फिर फाइल हमारे पास आती है। आपका चिलियांवाला गुजरात के गुज्जर ख़ानदान से तल्लुक़, मिडिल क्लास घराना होगा। कैसे आपने मुकाबले का इम्तिहान पास किया? किस तरह इस ओहदे तक पहुँचे? कहाँ एजुकेशन हासिल की? मैंने डिवीजनल पब्लिक स्कूल माल्टन से मैट्रिक किया, लाहौर से। फिर FC कॉलेज से अंडर ग्रेड किया और फिर मास्टर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। फिर मैंने MBA किया UK से। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई भी सिविल सर्विस में थे, तो घर में कल्चर तो था सिविल सर्विसेज का। तो एग्ज़ाम दिया, एक फेयर सा सिस्टम है, पास हो गए, इधर आ गए, बस फिर आगे तो क्या समझते हैं आप में क्या सलाहियत है कि इतने सारे ब्यूरोक्रेट भी हैं, इतने सारे महकमे हैं, आप आज चीफ सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंच गए? क्या ख़ास सलाहियत ने आपको आगे बढ़ने में मदद दी? मेरा ख्याल है बड़े साहब, हम सारे एक जैसे लोग हैं। 19-20 वाली बात होती है, बस एक टाइम आता है, एक पैनल बनता है, उसमें कोई क्लिक कर गया। तो कोई ऐसी स्पेशल बात तो सच्ची बात है मेरे नॉलेज में नहीं है कि मैं क्यों लगाऊं और क्यों नहीं लगता। लेकिन सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बारी आती है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पीछे आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो ऑन एवरेज देखें 6 महीने, 8 महीने, साल, इवन गोरे का जो ब्रिटिश रूल था तब भी चीफ सेक्रेटरीज के टेन्योर 4 साल भी हैं और 6-6 महीने भी हैं। तो बस गॉड इज़ काइंड, उन्होंने एक मौका अल्लाह ने दिया और हम कोशिश कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ मिल के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। जब से आप चीफ सेक्रेटरी बने हैं, ये बताएं कि आपकी पहली तरजीह क्या रही है? किस चीज़ को आप समझते हैं प्रायोरिटी नंबर 1 है? एक तो हमने पूरे हर महकमे में पेपरलेस करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। हेल्थ का जो पार्ट था वो चीफ मिनिस्टर से मैंने कहा कि नया हॉस्पिटल नहीं बनाना। मैंने रिक्वेस्ट की कि पुराने हॉस्पिटल की हालत बड़ी ख़राब है। उन्होंने उसको समझा और उसके बाद वो फिर हमसे बहुत आगे चले गए। इस टाइम 100 के करीब हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर रिपेयर हैं। आज भी आपको एक आधा मैं हॉस्पिटल दिखाऊंगा। तो बुनियादी तौर पे मेरा तो ख्याल ये था कि पहले मैं इंटरनल सिस्टम जो उनसे उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आऊँ। अब मैं पेंशन पे जा रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिकली पेंशन मिल जाएगी। अभी हमारी सेक्रेटरीज कमेटी की मीटिंग भी है उस पर। अब प्रोक्योरमेंट्स हैं जो अरबों डॉलर की हम प्रोक्योरमेंट्स करते हैं, वो जिसके अंदर टेंडर डॉक्यूमेंट्स के मसले हैं, उस पर काफ़ी लेन देन होता है।
तो आप वो भी थ्रू कंप्यूटर आप अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, उसमें डाटा एंट्री करेंगे और पूरे पंजाब की प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी पे आ जाएगी। सर आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो एक रवायती ब्यूरोक्रेट का तस्वर था कि वो सिगार लगाया होता है उसने, या पाइप पी रहा होता है, लोगों से आधा हाथ मिलाता है, लोगों से मुलाकात से गुरेज करता है, उसका रोब होता है, दबदबा होता है। आप उस तस्वर से ज़रा मुख्तलिफ हैं, हम्बल हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं, तो आप फिर कैसे एडजस्ट हुए सारी ज़िंदगी इस नौकरशाही में? मेरा ख्याल है टाइम भी बदल गया है, वो सिगार्स और गोल्फ वाले टाइम ख़त्म हो गए हैं, काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। जो लोगों को ये एहसास नहीं होता इस बात का कि ये 12-13 करोड़ के लिए बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। अगर आप वासा का देखें, सॉलिड वेस्ट का देखें, जितने बड़े ये शहर हैं उसके हवाले से रिसोर्सेज और मैन पावर 1/4 है, लेकिन हमारा जब एक्सपोजर होता है तो हम कंपेयर करते हैं वेस्ट के साथ, जबकि वो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। अब आप सर्विसेज हॉस्पिटल में चले जाएं और आउटडोर देखें, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का आउटडोर है। स्कूलों में चले जाएं तो इतनी रिसोर्सेज चाहिए कि अगर हम 9-10% के ग्रोथ रेट पे जाएं हर साल और हज़ारों स्कूल हर साल बनाएं तो हम ये पब्लिक की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ना वो रिसोर्सेज जनरेट हो रही हैं, ना वो सिस्टम डेवलप हो रहा है, और डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द स्टेट बढ़ती जाती है। तो बुनियादी तौर पे अब चैलेंज यही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर लें, जो गैप्स हैं उनको फ्यूचर के लिए छोड़ दें और कवर कर दें। सर जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के ज़वाल की बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का भी किरदार है। क्या आप भी कभी इसको क्रिटिकली आपने जायज़ा लिया कि कहाँ ब्यूरोक्रेसी से कहाँ गलतियाँ हुई? मेरा ख्याल है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें सिविल सर्विस बड़ा मेजर रोल है और बड़ा मेजर पार्टनर है, लेकिन जो खराबी ये हुई कि सिविल सर्वेंट की भी प्रोटेक्शन नहीं मिली उसको, फिर उसकी वो ग्रूमिंग नहीं हो सकी, टाइम के साथ हमने सिस्टम को अपडेट नहीं किया, तो बहुत सारे मामलात में सिविल सर्विस पीछे रह गई और चैलेंजेस आगे चले गए। अब जब आपके सामने मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, मसलन आजकल PIA का बड़ा मसला आपके सामने बना हुआ है। जो PIA है, हमारे पास यहाँ पे वीट था, वीट की प्रोक्योरमेंट के होते होते 600-700 अरब का एक डेट बन चुका था। तो जब हुकूमत आई तो उसका पता चला 22% इंटरेस्ट रेट है, तो हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि इस साल हमने 128 अरब के करीब इंटरेस्ट ऑन वीट प्रोक्योरमेंट देना है, जो वीट का डेट पड़ा है विदाउट द बैकिंग ऑफ कमोडिटी। तो फिर हमने चीफ मिनिस्टर के साथ मिल के, सेक्रेटरी फाइनेंस ने, हमने मिल के फैसला किया कि हम इसको रिटायर करेंगे। बड़ा मुश्किल था, लोगों ने कहा कि आप सारे काम बंद कर देंगे, डेवलपमेंट सारी रुक जाएगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने फर्मली हमारा साथ दिया। अगर ये बड़े साहब हम ना काम करते तो 3 सालों के बाद या 2 सालों के बाद सूबे के पास पैसे नहीं होने थे बैंक को इंटरेस्ट देने के लिए। तो ये वो फैसले हैं जो आस्ता हमें खाते गए और सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी पीछे रह गई और मामलात और मसाइल आगे चले गए। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, कितने आपके जो सूबे के मुलाजिम कितने हैं टोटल, सब महकमे मिला के? 11 लाख के करीब नंबर है। एजुकेशन इसमें मेन है और फिर हेल्थ है। कितने सेक्रेटरी हैं इंतजामी सेक्रेटरी? 41 के करीब हमारे इंतजामी सेक्रेटरी।